Kill two birds with one stone, which means get two things done with a single action. एक तीर से दो शिकार करना तो आपने सुना ही होगा. For example, lunch at the nearby cafe allowed us to enjoy a meal and discuss the project. Killing two birds with one stone. ये एक मुहावरा है जो हम अक्सर बेशतर डेली लाइफ के अंदर भी यूज़ कर रहे होते हैं. इट मीन्स कि एक आपने कोई एक्शन किया, एक काम किया, लेकिन उसके दो रिजल्ट्स आ गए, उसके दो फ़ायदे हो गए. अनइंटेंशनली आपने इंटेंशन नहीं बनाई थी, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दो काम हो जाएंगे, लेकिन आपके एक काम करने से दो फ़ायदे हो गए. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस वन. कॉट रेड हैंडेड. कभी आप पकड़े गए हैं रंगे हाथों, विच मीन्स कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग. कभी कोई काम गलत हो रहा हो और आपने उस शख्स को पकड़ लिया जो कर रहा है. इट मीन्स कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया. फॉर एग्जाम्पल, द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड विद स्टोलन आइटम्स इन हिज पोजेशन. यानी कि चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया और उसके पास से सामान भी बरामद हुआ. क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, कॉट रेड हैंडेड, ये दोनों के दोनों क्या हैं? दे आर कॉल्ड एज idioms in English. Now let's discover what are idioms. In simple definition, idioms are like special phrases that don't mean exactly what the words say. यानी कि इनमें जो लफ्ज़ होते हैं ना, उनके मतलब पे कभी मत जाइएगा. हमेशा ये उनसे हट के ही बात करते हैं. इनके अंदर कुछ ना एक हिडन मीनिंग छुपा हुआ होता है. जैसे शेर व शायरी होते हैं कि अगर आप कोई उर्दू का शेर पढ़ें और बाज़ाहिर उसके जो मतलब आपको समझ में आ रहा है, असल में शायर वो बात नहीं कहना चाह रहा होता, बल्कि उसके बरक्स उसके पर्दे के पीछे एक और मतलब होता है. सो इन अदर वर्ड्स, दे आर काइंड ऑफ लाइक हिडन मीनिंग सेंटेंसेस. इनके पीछे एक मतलब छुपा हुआ होता है. तो आइए डिस्कवर करते हैं कुछ ऐसे इडियम्स जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. नंबर 1, ब्रेक द आइस. आपने शायद सुना होगा कि कभी कभार हम बैठे हुए होते हैं एक महफिल के अंदर और सारे के सारे लोग बड़ी खामोशी से बैठे हुए होते हैं. सडनली एनी चाइल्ड कम्स, एक बच्चा आता है अक्सर बेशतर या कभी भी उस महफिल के अंदर, और वो एकदम से शोर करता है तो खामोशी टूट जाती है. सो ब्रेक द आइस का वैसे तो देखिए मतलब है बर्फ़ तोड़ना, है ना, लेकिन असल इसका मतलब है खामोशी को तोड़ना. टू इनिशिएट कॉन्वर्सेशन इन अ सोशल गैदरिंग. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी. फॉर एग्जाम्पल, सारा टोल्ड अ फनी स्टोरी टू ब्रेक द आइस एट डिनर. भाई सब के सब खामोशी से खाना खा रहे थे, लेकिन सारा साहिबा ने एक ऐसी फ़नी स्टोरी सुनाई कि वो खामोशी टूट गई और फिर सब के सब बातें करने लग गए. राइट. नंबर 2, व्हाट अबाउट दिस वन, बाइट द बुलेट. क्या आपने कभी बुलेट को बाइट किया है, गोली को बाइट किया है? क्या नहीं किया होगा. वैसे तो इसका मतलब यही है, लेकिन इसका हिडन मतलब है. यानी कि ये ईडियम है तो इसका हिडन मतलब है, और वो मतलब क्या है? टू बेयर अ पेनफुल और डिफ़िकल्ट सिचुएशन. जब भी आप किसी बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं, इट मीन्स यू आर बाइटिंग द बुलेट. ओह हो, राइट. तकलीफ सहना. फॉर एग्जाम्पल, फेसिंग द क्रिटिसिज्म, शी हैड टू बाइट द बुलेट एंड एड्रेस द इश्यूज़. फॉर एग्जाम्पल, अक्सर बेशतर कंपनीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है, या बड़े लोगों पे किया जाता है, या जो अच्छा काम कर रहे होते हैं अक्सर बेशतर उन्हीं के ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता है, तनकीद की जाती है. इस पर यह बताया जा रहा है कि उसने तो गोली चबा ली, मतलब इस तरह का काम किया उसने. इतनी सख्ती वाला जो एक माहौल था उसमें भी जो है ना वो बर्दाश्त किया उसने, और उसने जो है ना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बड़ी आसानी से और बर्दाश्त करते हुए उसको सॉल्व किया. ओके. नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. क्या मतलब है? कॉस्ट का मतलब होता है कि कीमत, किसी चीज़ की कीमत. तो क्या किसी चीज़ की कीमत बाजू और टांग हो सकती है? ये तो अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब है, हिडन मतलब है, वेरी एक्सपेंसिव. वेरी एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा महंगा किसी चीज़ का होना. समथिंग वेरी एंशियंट यू कैन से, और समथिंग वेरी, क्या कहते हैं उसको, आउट ऑफ बजट यू कैन से. गेटिंग द कार रिपेयर्ड कैन समटाइम्स कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. देखिए, जब नेटिव स्पीकर्स बात करते हैं ना इंग्लिश के अंदर, जब भी जो जिनकी मादरी ज़बान है असल में इंग्लिश, यानी कि अंग्रेज़, जब भी वो बात करते हैं तो वो इडियम्स को बड़ा इस्तेमाल कर रहे होते हैं. हमारे उर्दू के अंदर भी बहुत सारे इडियम्स हैं जब हम अपनी उर्दू लैंग्वेज के अंदर बात कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन से भाई दिल बाग बाग होना, यानी कि मैं बहुत खुश हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि आज मेरा दिल बाग बाग हो गया. राइट. तो इसका मतलब ये नहीं कि दिल के अंदर घास उग गई है, फूल उग गए हैं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई है. इट मीन्स आई एम सो हैप्पी. राइट.
चाय पका रही हो या पाए पका रही हो, तो इसका मतलब है कि काफ़ी देर कर रही हो आप, यानी कि ऐसा लग रहा है कि तुम चाय नहीं बना रही बल्कि पाए बना रही हैं, राइट। सो दैट इज़ कॉल्ड, दे आर कॉल्ड एज ईडियम्स एंड दे आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ्स। हम भी यूज़ करते हैं, वैसे ही नेटिव स्पीकर्स भी यूज़ करते हैं। ईडियम्स को देखिए पढ़ने का जो तरीका है ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आपने जो ईडियम पढ़ा फिर आप उसको अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करो, तब जाके आपको जो है वो ईडियम्स आ जाएंगे। नेटिव स्पीकर्स, मादरी ज़बान बोलने वाले को भी अपनी ज़बान के बहुत सारे मुहावरात के मतलब नहीं पता होते हैं, ठीक है। तो ईडियम्स आर लाइक अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड थिंग, यस आई डू अग्री विद दैट थिंग। सो नेक्स्ट इज़ अंडर द वेदर। ये तो आपने बहुत मरतबा सुना होगा, हो सकता है आपने अपनी सिक लीव एप्लीकेशन के अंदर भी लिखा हो। तो अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग अनवेल और सिक, यानी कि बीमार होना। सो यू कैन से आई कांट कम टू द कॉलेज, आई एम अंडर द वेदर, यानी कि मैं बीमार हूँ, मैं कॉलेज नहीं आ सकता। सो इसके बजाय या आप बोल रहे हैं कि आई एम सिक, तो आपने बोल दिया आई एम अंडर द वेदर। तो अक्सर बचता स्पीकिंग के अंदर मुहावरात को इस्तेमाल किया जाता है, रिटन में मुहावरात को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, स्पेशली फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। दिस इज़ माई फेवरेट वन बाय द वे। इसका मतलब है कि एक नई शुरुआत करना, फॉर एग्जाम्पल टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट और चेंज फॉर द बेटर, यानी कि एक मरहला नए तरीके से शुरू करना, राइट, पुरानी चीज़ों को भुला देना। आफ्टर लॉस मार्क डिसाइडेड टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी कि उसने दोबारा से शुरू किया नुकसान के बाद। ओके जी। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। दिस इज़ अगेन माई फेवरेट, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। वैसे तो पढ़ के मतलब समझ में आ रहा है कि बॉल जो है वो आपके कोर्ट में आ गई है, यानी कि आपके जिसमें आप खेल रहे हैं, जो हदूद है आपकी, उसमें आ गई है। अब तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम इसको किस तरीके से मारो, राइट। फुटबॉल के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपसे बात करूँ, इसका मतलब ये होता है, वैसे इसका मतलब है, असल जो मतलब है वो है इट इज़ नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन। अब बारी है आपकी, अब आप काम करें या ना करें। फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन माई पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट टू कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क। अब भाई तुम्हारे ऊपर है, मैंने तो अपना प्रोजेक्ट का काम कर लिया, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको जो बाकी के काम रहते हैं वो कैसे तुम ख़त्म करते हो। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, ओके। एंड दिस वन, वंस बिटन ट्वाइस शाय। एक मर्तबा का डसा हुआ, वो कहते हैं ना कि सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है, राइट। ये हमारे उर्दू के अंदर मुहावरा है। सो बीइंग कॉशियस बिकॉज ऑफ बैड एक्सपीरियंस इन द पास्ट। कभी कोई बैड एक्सपीरियंस आपका माजी के अंदर रहा हो और जिसकी वजह से आपने बड़े ही जो है ना वो सबक ले लिए हो और आप अब जो है वो होशियार हो गए हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आफ्टर अ फेल्ड इन्वेस्टमेंट ही इज़ वंस बिटन ट्वाइस शाय अबाउट पुटिंग मनी इनटू रिस्की बिजनेसेस। अब जब उसका कारोबार ही नहीं चला जिसमें उसने सरमाया लगाया था अपना, उसमें ही उसको लॉस हो गया। सो नाउ ही इज़ वेरी स्केयर्ड। अब वो बड़ा होशियार है और डरता भी है, लेकिन ये कि ही इज़ नाउ स्मार्ट पर्सन दैट ही विल थिंक ट्वाइस to invest his money again. What about this one? Every cloud has a silver lining. Wow. This is one of the beautiful idioms I should say, क्योंकि इसका मतलब है कि there is positive thing in every negative situation. हर मुसीबत में आसानी है। कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्न मअल उसरि युस्रा, यानी कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, राइट। सो मुश्किल के अंदर दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। सो देयर इज़ अ सोल्यूशन इन एवरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। फॉर एग्ज़ाम्पल लूजिंग द जॉब वॉज टफ, उसके लिए जॉब का लूज़ हो जाना, ख़त्म हो जाना बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, शी फाउंड अ बेटर अपॉर्चुनिटी शॉर्टली आफ्टर वाइल, यानी कि कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद उसको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई। सो शी joined that job, right? Now let me tell you something before we go to the quiz. हम आगे चल के क्विज़ करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए ईडियम्स के क्विजेस किस तरीके से पूछे जाते हैं। बट आई हैव मेड अ फाइल ऑफ 50+ ईडियम्स फॉर यू, जिनमें उनका उर्दू में और इंग्लिश में मतलब है और उनका सेंटेंस भी है, यानी कि यूसेज भी है। एंड विद दैट यू विल गेट MCQs एज वेल। ऑल यू नीड टू डू इज़ click the link in the description box of this video. You will find a PDF file. एक लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको लेके जाएगा ड्राइव लिंक में, एंड देन यू विल डाउनलोड अ PDF फाइल जिसमें आपकी ईडियम्स हैं और MCQs हैं। तो आप वहाँ पर बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू विल फाइंड अ PDF फाइल ऑफ दैट क्विज। नाउ लेट्स गो टू आवर क्विज। नंबर 1, what does the idiom
ऑल एयर्स सिग्निफाई, यानी कि ऑल एयर्स जो ईडियम है उसका क्या मतलब है, ऑल एयर्स। वैसे इसका क्या मतलब है ज़रा पढ़िएगा। अब आप ट्रिक देखिएगा मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ इन चीज़ों को, हालांकि मुझे भी नहीं पता ईडियम्स ज़्यादातर ऑब्वियसली, लेकिन मैं भी बिल्कुल आपकी तरह और मैं आपकी तरह सॉल्व करता हूँ और आपने भी ऐसे ही करना है। नाउ लिसन टू मी, ऑल ईयर्स का मतलब होता है सारे कान, है ना, बहुत सारे कान या फिर सारे के सारे कान। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें इसका क्या मतलब हो सकता है, लिसनिंग ईगरली। लिसनिंग ईगरली का मतलब होता है बड़े ही ध्यान से सुनना। हाँ ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है उसके अंदर, हिडन मीनिंग के अंदर आ रहा है ना। हैविंग बिग ईयर्स, क्या किसी के कान बड़े हो सकते हैं? नहीं, बस पीके के थे। सी, इग्नोरिंग कॉन्वर्जेशन, नहीं। ऑल ईयर्स का मतलब होता है कान खुले रखना या बड़े मतलब सारे के सारे कान खुले रखना, समथिंग लाइक दिस। तो इग्नोरिंग कॉन्वर्जेशन तो इसका उलट है ना, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। डी, बैलेंसिंग ऑन टू ईयर्स, बैलेंसिंग ऑन टू ईयर्स का क्या मतलब हो सकता है? नहीं, ये कोई सही नहीं बैठ रहा। बैलेंसिंग ऑन टू ईयर्स का मतलब है कि दोनों के अंदर बैलेंस आपने रखा हुआ है, नहीं आप दोनों के दोनों कानों से एक जैसा सुनते हैं। ओके, सो आई बिलीव द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस ऑल ईयर्स मीन्स इज लिसनिंग ईगरली। ओके जी, ए ऑप्शन। इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। दूसरा देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू? बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मतलब हो सकता है, वैसे इसका क्या मतलब है ये पढ़ते हैं कि चबाओ, इतना मतलब इस तरीके से काटो या चबाओ कि जितना एक बंदा चबा सकता है या फिर उससे भी ज़्यादा चबाओ। ठीक है, यानी कि हिम्मत लगाने की बात की जा रही है, कुछ ऐसा ही है ना। जब हम लोगों ने इसका बज़ाहिरी तौर पे मीनिंग पढ़ा तो हमें समझ में आ गया कि चाहिए यार इसके अंदर हिम्मत की बात हो रही है। जैसे आप गंडेरी अक्सर पिछता खा रहे होते हैं, शुगर कैन काइंड ऑफ, तो उसमें बड़ी फोर्स लगती है। ओके, इसलिए वो आपके दांत को भी स्ट्रॉन्ग करता है। नंबर वन ए ऑप्शन, टेक स्मॉल बाइट्स। नहीं भाई, बड़े लुकमों के अंदर जो है वो जान लगती है ना। बी ऑप्शन, टू अटेम्प्ट समथिंग बियॉन्ड वंस कैपेसिटी। बी ऑप्शन मुझे लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि अपनी हिम्मत से ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम करना। ओके जी। सी ऑप्शन, टू च्यू केयरफुली। नहीं नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा हिम्मत लगा के चबाओ कि जो एक आम इंसान जो है वो कर सकता है, उससे भी ज़्यादा हिम्मत करो, उससे भी ज़्यादा मेहनत करो। तो सी तो नहीं हो सकता। डी, टू शेयर फूड, ये तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट है जनाब। बी इज़ द राइट ऑप्शन, टू अटेम्प्ट समथिंग वंस बियॉन्ड वंस कैपेसिटी। देखिए, एक जो ईडियम, एक जो ऑप्शन होगा ना, वो उस ईडियम से मिलता जुलता मतलब होगा। इस तरीके से आपने पढ़ना है और बड़ी आसान है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। आप प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह उस फाइल से, यू विल बी एबल टू डू दिस। ओके, यू विल बी एबल टू पास योर एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। अब आप ये देखिए, फ्लाइंग कलर्स अगेन, ये भी ईडियम जो मैंने बोला है, राइट, ये भी ईडियम है। ऑलराइट, इफ समवन स्पिल्स द गट्स, व्हाट आर दे डूइंग? हाँ, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि अगर कोई गट्स को स्पिल कर रहा है, यानी कि निकाल रहा है, राइट। स्पिल का मतलब होता है निकालना, और गट का मतलब होता है जो अंदर की फीलिंग है ना, एक होती है ना गट फीलिंग, यार ये सही है या नहीं, यार ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये गलत तो नहीं है, यार ये हलाल तो नहीं है, यार ये हराम तो नहीं है, इस तरीके से, राइट। तो वो जो गट फीलिंग होती है उसको बाहर निकालना। तो पढ़ते हैं, ड्रॉपिंग फूड। ड्रॉपिंग फूड, उल्टी कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल अजीब सा मतलब है। बी, शेयरिंग देयर डीपेस्ट थॉट्स और फीलिंग्स, दिल की बात बताना। यस। सी ऑप्शन, क्लीनिंग द किचन। किचन की कौन सी बात आ गई यार इसके अंदर? डी ऑप्शन, टेलिंग अ सीक्रेट। नहीं, ये भी इररेलेवेंट है, सो बी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ओके, नाउ मैच द सेंटेंस विद करेक्ट ईडियम। ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, ये सेंटेंस दिया हुआ, जरा पढ़िए इसको। ही ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हिज जॉब बट ही नेवर टेक्स एनी एक्शन टू इम्प्रूव हिज सिचुएशन। भाई वो हमेशा अपने जॉब के हवाले से ना शिकायत ही करता रहता है, मतलब, लेकिन कभी भी कोई एक्शन नहीं लेता कि जॉब बदले या फिर कुछ बेहतरी लेकर आए, अपने अंदर कोई बेहतरी लेकर आए, हमेशा बस शिकायतें करनी है उसको। तो ये वाला ये जो सेंटेंस है, इसके अंदर इसके अंदर कौन सा ईडियम यूज़ हो सकता है? अब आप मुझे बताएं कौन सा ईडियम इसके अंदर फिट बैठ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बर्न द मिड नाइट ऑयल। बर्न द मिड नाइट ऑयल का मतलब होता है रात को देर तक काम करना। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो शिकायत की बात हो रही है और फिर वो रात की बात हो रही है, ये नहीं हो सकता। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, दूध गिर गया और फिर उसके ऊपर रो रहे हैं। भाई दूध गिर गया, उसके ऊपर क्या रोना, बस जो होना था वो हो गया, दैट्स इट। बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। ओ हो, जो तुम्हें खाना खिलाता है उसी के हाथों को काटो।
ये भी हो सकता है, यस। किक द बकेट, किक द बकेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना या फिर ऑफ हो जाना किसी चीज़ का। बाल्टी गिर गई ना तो पानी भी गिर जाता है, राइट। सो दैट इज़ कॉल्ड, आई थिंक द सी ऑप्शन इज़ क्वाइट राइट, क्योंकि वो हमेशा अपनी जॉब के हवाले से कंप्लेन करता रहता है। बहुत ही बदतमीज़ किस्म का आदमी है। अपनी रोज़ी को कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए, वो आपकी रोज़ी है, राइट। और आप, यू आर गेटिंग अ रिस्क फ्रॉम दैट प्लेस, सो यू शुड नेवर कंप्लेन अबाउट दैट प्लेस, और यू शुड नेवर व्हाट यू कैन से the thing that you are saying bad about your bosses and all that, okay। तो रिस्क की तलाश में, मतलब वो कहते हैं ना कि राज़िक को बंदा भूल गया, तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। What about this one? Match the sentence with correct idiom. After the argument, she felt caught between a rock and a hard place. ये एक idiom यूज़ हुआ है, देखिए ज़रा इसके अंदर। आर्ग्यूमेंट के बाद उसको ऐसा लगा कि मैं ना रॉक और हार्ड प्लेस के बीच में आ गई हूँ। ओहो, यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर आ गई है। अनश्योर हाउ टू मेंड द रिलेशनशिप, अब उसको पता नहीं है कि अब मैं इस बात को कैसे ख़त्म करूँ या फिर इस रिश्ते को मैं कैसे सही करूँ, राइट। या जो मैंने गलती कर दी है ये मैं कैसे करूँ, तो बेचारी परेशान हो गई है। तो इसमें रॉक एंड हार्ड प्लेस का क्या मतलब हो सकता है? इसके बरक्स कोई और ईडियम अगर यूज़ करना चाहो तो कौन सा यूज़ करोगे? ए ऑप्शन देखो, कट टू द चेस, अपने हैसियत के मुताबिक कपड़ा काटो, ये उसका ये वाला मतलब है। ये तो नहीं हो सकता। इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर यानी कि इंसान जब मुसीबत के अंदर होता है तो ही इज़ लाइक इन अ हॉट वाटर। ओके, ये थोड़ा सा सही लग रहा है मुझे, लेकिन सी भी पढ़ लेते हैं। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है बहुत एक्सपेंसिव चीज़ का होना, तो वो तो बेचारे अपने रिश्ते को बचाने में लगी हुई है, तो इसमें एक्सपेंसिव चीज़ें कहाँ से आ गई? ये तो इररेलेवेंट है बिल्कुल। टी, ब्रेक द आइस, नहीं, ब्रेक द आइस नहीं, ये नहीं हो सकता। बी इज़ क्वाइट राइट ऑप्शन, बिकॉज कि वो मुश्किल के अंदर है और मुश्किल के अंदर आप इन अ हॉट वाटर कह सकते हैं उस ईडियम को। ऑलराइट, now so this was all for the MCQs, like short quiz. In this video we have done it, and if you want to practice more, I have told you about the link in the description box. You have to click that link and there will be a PDF file, और उस PDF file के ज़रिए आप practice कर सकते हैं। If you still have any query, you can ask me in the comments below and I'll then reply you to solve your query. So thank you so much for watching, and good luck for your exam or test, and please subscribe to this channel. Thank you.